सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 3 पादप जगत, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था अनावृत्तबीजी पौधे के कुछ उदाहरण और उनके जीवन चक्र कैसे होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ा था साइकस, स्पाइनस, सिलेजिनेला, है ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग आवृत्तबीजी पौधे, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है, आवृत्तबीजी पौधे क्या होता है। तो हम लोग जब अनावृत्तबीजी पौधे के बारे में जाना था, तो अनावृत्तबीजी पौधे में क्या होता था, जो बीज होता था उसके बीजों के बाहर में आवरण, बीज आवरण जो होता है वो अनुपस्थित होता था। ठीक है, अब पढ़ते हैं आवृत्तबीजी पौधे। उसमें यह होता है, इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। इसको क्या बोलते हैं, ग्रीक का एक लेटर होता है एंजियोस, जिसका मतलब होता है आवरण, स्पर्मेटोस जिसका मतलब होता है बीज। बीजों में आवरण का उपस्थित होना क्या कहलाता है, बीजों में आवरण का प्रेजेंट होना कहलाता है आवृत्तबीजी पौधे। मतलब जो बीजीय पौधे जिनके बीज या बीजों के चारों तरफ अंडाशय से विकसित होने वाले फल का आवरण होता है। अंडाशय से फल, बीज निर्मित होता है अंडाशय में, उससे फल का निर्माण होता है। तो जो फल होता है उसमें जो आवरण स्थित होता है, उपस्थित होता है, उसको बोलते हैं आवृत्तबीजी पौधे। इनकी जो लगभग 2,87,000 से अधिक पौधे हमको पता है, हमको ज्ञात है। 2,87,000 पादप जो इनकी जातियां होती है ये हमको ज्ञात हैं आवृत्तबीजी पौधे के। इनमें विविधताएं होती है, डाइवर्सिटीज होती हैं। विविधता मतलब क्या होता है, ये दूसरे पौधे से भिन्न होते हैं। ये एक दूसरे में जो आवृत्तबीजी पौधे होते हैं उनमें भी भिन्नताएं पाई जाती है। पुष्पीय आवृत्तबीजी पौधे का पादप का जो जड़, तना और पत्तियां होती है वो विभेदित होता है। मतलब वो उस पादप काय में जो आवृत्तबीजी पादप होता है उसका जो पादप काय होता है उसमें जो जड़ होता है, जड़, उसके बाद जो तना होता है, तने के बाद जो शाखाएं होती है, उसमें पत्तियां लगी होती है, पत्तियों में क्या होता है, शाखाओं में फल लगते हैं, बीज लगते हैं। ये सारे चीज़ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विविधित होता है बोलते। ठीक है, वातावरण के अनुरूप इनके अंगों में रूपांतरण होता है। जब वातावरण चेंज होता है, मतलब जब अगर हम लोग नॉर्मली भारत की बात करते हैं तो भारत में अलग अलग प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। गर्मी का मौसम होता है, फिर बरसात का मौसम होता है, फिर ठंड आता है। उस बीच में ऋतुएं कितने पढ़ते हैं हम लोग, 6 ऋतुएं पढ़ते हैं। मतलब 6 टाइप के जो होते हैं चेंजेस होते हैं हमारे वातावरण में। ठीक है, एनवायरनमेंट में। तो जो क्या होता है उसमें चेंजेस होते हैं, तो उसके साथ साथ जो पादप होते हैं आवृत्तबीजी पादप, ये भी क्या करते हैं, विविधताएं प्रदर्शित करते हैं। इनमें भी चेंजेस होता है। जैसे क्या होता है, कुछ पादप काय होते हैं वो क्या करते हैं, गर्मियों के दिनों में पूरे उनके जो पत्ते होते हैं वो सूख के झड़ जाते हैं। फिर जब बरसात के दिन आते हैं, मानसून का दिन आता है, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो पादप होता है जो सूख जा रहता है उनमें धीरे धीरे नई पत्तियां आने लगती हैं और वो पत्तियां ठंड तक जाकर बड़ी हो जाती है। वो फिर धीरे धीरे मानसून, जब गर्मी का दिन आता है तब वो फिर से झड़ जाती है। ये क्या होती है, विभिन्नताएं प्रदर्शित करती है। वोल्फिया नामक जलीय पौधा जो होता है वो सबसे छोटा आवृत्तबीजी पौधे के रूप में जाना जाता है, जबकि यूकेलिप्टिस रिंगनेस सबसे लंबा, सबसे बड़ा आवृत्तबीजी पौधा माना जाता है, जो कि 115 मीटर से अधिक ऊंचाई होता है। यूकेलिप्टिस रिंगेज नामक जो पादप है वो लगभग 115 मीटर लंबा होता है और इसको सबसे अधिक लंबा आवृत्तबीजी पादप माना जाता है। पुष्पीय पौधे 3 प्रकार के होते हैं। जो पुष्प देते हैं वो 3 प्रकार के पौधे होते हैं, एनुअल, बाइनियल्स, है ना। इसको बोलते हैं एक वर्षीय। एक ही वर्ष के अंदर एक ही ऋतु के पश्चात ही अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। पुष्प जो होते हैं वो 1 वर्षीय होते हैं। पुष्पों के आधार पर पुष्पीय पौधे को 3 प्रकार में बांटा गया है। तो उसमें पहला है हमारा 1 वर्षीय या फिर एनुअल जिसको बोलेंगे। इसमें क्या होता है, 1 वर्ष में क्या करता है, वो अपना पूरा जीवन चक्र पूर्ण कर लेता है एक ही ऋतु के पश्चात, अर्थात अथवा क्या बोल सकते हैं, 1 साल में ये क्या कर लेता है, अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेता है। उदाहरण है गेहूं, धान, मटर, चना आदि। आप लोग देखेंगे खेत में क्या होता है, हर साल क्या करते हैं, गेहूं के, मक्का नहीं, गेहूं, चना और आपका क्या बोलते हैं धान हो गया, इन सबको क्या करते हैं, बीज डालते हैं खेत में और वो हर साल होते हैं। मटर हो गया आपका, ये सारे चीज़ क्या होते हैं, 1 वर्षीय पादप होते हैं। मतलब एक बार बीज डालते
जाते हैं, इनका पादप एक बार होता है, इनमें पुष्प लगते हैं, फल लगते हैं, उसके पश्चात ये पादप क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो इन सबको क्या बोलते हैं, एक वर्षीय पादप बोलते हैं। फिर है द्विवर्षीय पादप, 2 मौसमों के अंतर्गत जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, 2 साल लेते हैं अपना जीवन चक्र पूर्ण करने में, ठीक है। ऐसे पौधे को इस श्रेणी में रखे जाते हैं। इसमें क्या होता है, वर्धी प्रजनन वेजिटेटिव ग्रोथ को पूरा करते हैं तथा दूसरे मौसम में उनमें फूल आते हैं। जो पहला साल रहता है, पहला मौसम या फिर पहला साल होता है, उसमें क्या करता है ये पौधा, जो द्विवर्षीय पादप होता है, वो क्या करता है, जैसे इसमें पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, शकरकंद है, अरहर है, ये सारे लोग क्या करते हैं, ये जो सारे पादप क्या करते हैं, जब पहला साल चलता है या फिर पहला मौसम होता है, तो ये क्या करते हैं, वेजिटेटिव वर्धी ग्रोथ करते हैं, मतलब अपने पादप शरीर को, पादप काय को बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके पश्चात दूसरे मौसम में क्या करते हैं, उनमें फूल आते हैं तथा बीज बनने का कार्य होता है। फिर तीसरा है एजेफर या पेरेनियल्स। ये पौधे जो होते हैं वो 2 से अधिक वर्षों तक अपने जीवन चक्रों को बनाए रखते हैं और जीवित रहते हैं। ये काष्ठीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात क्या होता है, इसकी जो तना होती है या फिर शाखाएं होती हैं वो बाद में काष्ठ में परिवर्तित हो जाती है, परिणित हो जाती है। उदाहरण है पीपल, बरगद, शीशम, कटहल आदि पुष्पीय पादप जो खासकर आवृतबीजी पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, अति शीतोष्ण टुंड्रा क्षेत्र से लेकर गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो पादप आवृतबीज पादप जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। शीत का मतलब होता है, आप लोगों ने शीतलहर पढ़ा ही होगा, शीतलहर सुना ही होगा, तो शीत से ही हुआ है शीतोष्ण, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अति शीतोष्ण का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, अर्थात का टुंड्रा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, आवृतबीजी पादप पाए जाते हैं। और जहाँ पे उष्णकटिबंधी, गर्म उष्णकटिबंधी, अर्थात क्या होता है, जहाँ पे बहुत अधिक गर्मी पाई जाती है, वहाँ पे भी ये अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, उग जाते हैं, ठीक है। कुछ पुष्पीय पादप जो होते हैं वो 5000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर उगते हैं। मतलब आपका जो पहाड़ होता है, आपके जो पहाड़ में क्या होता है, बहुत अधिक ऊंचा होता है आपका, जैसे हिमालय हो गया, फिर जो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा का पहाड़ है, जंगल है, उसमें क्या होता है, ये अलग अलग जगह में अलग अलग विविधताएँ पाई जाती है। उसमें भी जो हिमालय का पर्वत होता है वो लगभग बहुत ऊंचा है, तो उसमें 5000 से 6000 मीटर की जो ऊंचाई होती है, उसमें भी आवृतबीजी पौधे जो है वो आसानी से अपनी जो जीवन चक्र है उसको कंप्लीट करते हैं, पूर्ण करते हैं। कुछ अंटार्कटिका में भी पाए जाते हैं। अंटार्कटिका मतलब क्या होता है, ये एक क्षेत्र का नाम है, ठीक है। कुछ रेगिस्तान में भी पाया जाता है। रेगिस्तान मतलब जहाँ पे मरुस्थल होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत ही रेत होता है, वहाँ पे भी आवृतबीजी पौधे मिलते हैं, अर्थात पुष्पीय पादप मिलते हैं। कुछ जल में हाइड्रोफाइट्स होते हैं, किंतु मुख्यतः पुष्पीय पादप स्थलीय होते हैं। मतलब जो आपका क्या बोलते हैं, जल में बहुत कम आवृतबीजी पौधे पाए जाते हैं और पुष्पीय पादप पाए जाते हैं, बहुत कम रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं। लेकिन जितने मैक्सिमम होते हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, वो कहाँ पाए जाते हैं, स्थल में पाए जाते हैं। कुछ आवृतबीजी उदाहरण है ऑर्किड, ऐसे भी हैं जो दूसरे पादप पर उग आते हैं परंतु उनसे भोजन प्राप्त नहीं करते। ऐसे पौधों को ऊपरी रोही एपीफाइट्स कहते हैं। कुछ क्या होते हैं, आवृतबीजी पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, दूसरे पादप के ऊपर अपना उग आते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो जो पादप के साथ रहते हैं, मतलब दूसरे पादप के साथ रहते हैं, उन पर अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं होते हैं। मतलब खुद का भोजन, खुद की पोषण वो खुद से करते हैं, वो दूसरे जो दूसरा पादप होता है उस पर निर्भर नहीं होते, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ऊपरी रोही बोलते हैं, एपीफाइट्स बोलते हैं। कुछ जो पौधे होते हैं वो कीड़भक्षी होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं। इंसेक्टिवोरस का क्या मतलब होता है, कीड़भक्षी का क्या मतलब होता है, जो पादप होते हैं, कुछ पादप मतलब कुछ पौधे होते हैं, कुछ पेड़ होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर होते हैं। कीटों का भक्षण करके वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं और जीवन चक्र को आसानी से चलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, वो कीटों को अपने अंदर ले लेते हैं, अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, अपने में स्थान दे देते हैं, और उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए उन कीटों से नाइट्रोजन का भक्षण करके नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण कर लेते हैं। तो इसमें कैसे होता है देखते हैं। ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पे मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। अभी हम लोगों ने बताया कि नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। तो सारे जगह जो होते हैं उनमें मृदा में अलग अलग जो मिनरल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना।
कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं हर मृदा, हर सॉइल में अलग अलग प्रकार की होती है। तो ऐसे कुछ जगह होती है जहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वहाँ के पादप क्या करते हैं, अपने नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए जो उसके पास में कीट आते हैं, उनको विशेष रूपांतरण उनमें क्या पाया जाता है, ऐसा खुला टाइप का पादप होता है, जब कीट आता है तो अचानक से बंद हो जाता है ना। उदाहरण के लिए ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया आदि। इसमें क्या करते हैं, कलश पादप कलश के आकार का समान होता है। उसमें क्या करता है, जब कीट आता है उसके पर बैठता है, कीट ऐसे खुला रहता है वो उसका मुंह, जब कीट यहाँ पे आके बैठता है और ऐसे वो जब बैठता है तो वो ऐसे बंद कर लेता है। फिर उसके जो अंग होते हैं उनसे क्या करता है, वो उसे अपना नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण कर लेता है। प्रायः आवृत्त बीजी पौधे जो होते हैं वो क्लोरोफिल युक्त होते हैं, मतलब स्वपोषी होते हैं। क्लोरोफिल युक्त होता है तो उसमें क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्षमता से वो क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, और भोजन के निर्माण के पश्चात क्या होता है, वो अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं। लेकिन कुछ आवृत्त बीजी पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, जैसे कि अमरबेल। अमरबेल क्या करता है, जिस पौधे में जाता है, जिस पौधे में लग जाता है, उस पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है और उस पौधे को क्या करता है, सुखा देता है। लॉरेक्स है, मोनोट्रोपा है, ये मृतोपजीवी उदाहरण है, नियोसिया के रूप में पाए जाते हैं। मृतोपजीवी से तात्पर्य क्या होता है, मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करना और अपने जीवन चक्र को आगे बढ़ाना। आवृत्त बीजी के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, इनमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है जो शंकु के रूप में न होकर पुष्प के रूप में होता है। अनावृत्त बीजी पौधे में क्या होता था, जो लैंगिक प्रजनन होता था वो शंकु के रूप में, शंकु आकार में होता था। लेकिन जो अनावृत्त बीजी पौधे होता है, आवृत्त बीजी पौधे होता है, उसमें शंकु में ना होकर लैंगिक जनन किसमें होता है, तो पुष्पों के माध्यम से होता है। इनमें जो गुरु बीजाणु पर्ण होता है और लघु बीजाणु पर्ण होता है, वो क्या करता है, पर्ण दो प्रकार के होते हैं इसमें, तो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक होता है लघु बीजाणु पर्ण और दूसरा होता है गुरु बीजाणु पर्ण। तो लघु बीजाणु पर्ण जो इन दोनों जो होते हैं वो क्या करते हैं, विशिष्ट प्रजनन में प्रजननीय कार्य के लिए रूपांतरित पुष्पीय पत्र, फ्लोरल लिप्स तथा अंडक, कार्पल तथा पुंकेसर, स्टेमिन के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। जिसमें क्या होता है, जो आपका लघु बीजाणुपर्ण हो गया या फिर गुरु बीजाणुपर्ण हो गया, ये दोनों क्या करता है, पुष्पीय पत्र में रूपांतरित हो जाता है। पुष्पीय पत्र मतलब होता है फ्लोरल लीव्स में रूपांतरित हो जाता है, और क्या करता है, अंडप या कार्मेल में जो होता है वो चेंज कर लेता है, रूपांतरित हो जाता है फिर स्टेमिन में, और क्या करता है, प्रजनन में हिस्सा लेता है, भाग लेता है। इनमें दोहरे निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है, 2 बार फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। आगे देखेंगे उदाहरण में कैसे होता है डबल फर्टिलाइजेशन। इनके जो जाइलम में वाहिकाएं होती है, फ्लोएम में चालनी नलिकाएं तथा सखी कोशिकाएं जो होती है, सिव ट्यूब्स बोलते हैं, और कंपेनियन सेल उपस्थित होता है। जो जाइलम होता है उसमें क्या होता है, वाहिकाएं पाई जाती है, वाहिकाएं मतलब होता है वेसल्स प्रेजेंट होता है, और जो फ्लोएम होता है उसमें क्या होता है, चालनी नलिकाएं या फिर चालनी कोशिकाएं या सखी कोशिकाएं उपस्थित होती है। इनमें भ्रूणपोष त्रिगुणित प्रकृति का होता है। एंडोस्पर्म जो होता है, भ्रूणपोष जिसको बोलते हैं, वो कैसी होती है, त्रिगुणित प्रकृति की होती है। भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन के पश्चात होता है। जो भ्रूणपोष होता है उसका निर्माण कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की क्रिया होती है, अर्थात नर गैमिट और मादा गैमिट जब आपस में मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में आकर मिलते हैं, तब क्या होता है, भ्रूणपोष का, उसके पश्चात भ्रूणपोष का निर्माण होता है। बीजांड जो होता है वो अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं। जो बीजांड होता है, जहाँ पे बीज बनता है, बीजों का निर्माण होता है, वो किसके अंदर होता है, तो अंडाशय के अंदर में होता है। बीज का निर्माण फल के अंदर ही होता है। इसमें क्या होता है, पुष्पीय पादप है, तो ये क्या करते हैं, फलों का निर्माण करते हैं, पुष्पों का निर्माण करते हैं। तो जो बीज होता है वो किसके अंदर होता है, फलों के अंदर पाया जाता है। परागकण के कारण परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जो वर्तिकाग्र होता है ना, उसमें क्या होता है,
परागकण होता है, परागण के माध्यम से ये परपरागण भी होता है, स्वपरागण भी होता है ना, कृत्रिम परागण भी होता है। तो इनके माध्यम से क्या होता है, वर्तिका परागकण जो होता है, स्टेमिन जो होते हैं वो किस में पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं ना। ये क्या हो गया, फीमेल है तो इसमें वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं। वर्तिका अंडक के शीर्षस्थ भाग के रूप में होता है। ये जो होता है वर्तिका है, ये अंडक के शीर्षस्थ भाग में होता है। ये स्वतंत्र वृक्ष, छूप, शाक के अतिरिक्त परजीवी, ये क्या है, देखो आवृतबीजी पौधे होते हैं वो शाक के रूप में, हर्ब सर्ब आप लोगों ने सुना है, पादप जो होता है वो बहुत प्रकार के होते हैं। एक होता है बहुत बड़ा जो पेड़ दिखाई देता है आपको, उसको क्या बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। सूप किसको बोलते हैं, जो आपका झाड़ी नुमा होता है, झाड़ी देखे आपने, गुलाब की झाड़ी देखी होगी और बहुत सारी झाड़ियाँ होती है, उनको क्या बोलते हैं, सूप बोलते हैं। शाक मतलब क्या होता है, जो छोटे होते हैं, मतलब लगभग 2 से 3 मीटर तक के जो पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, शाक बोलते हैं। इसके अतिरिक्त परजीवी मतलब होता है दूसरे जो पादप के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, परजीवी। जैसे अमरबेल, ओरोवैंकी मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी सहजीवी होते हैं, मतलब जो दलहनी पौधे होते हैं वो दूसरे पादप के साथ या फिर दूसरे जीवों के साथ सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। ऊपरी रोही होते हैं, मतलब वेंडा। ऊपरी रोही का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी दूसरे पादप के ऊपर अपना जीवन चक्र शुरू तो करते हैं, लेकिन उन दूसरे पादप के ऊपर या फिर दूसरे जीव के ऊपर क्या खाते हैं, उनसे भोजन के लिए उनमें भोजन के लिए क्या होता है, निर्भर नहीं होते हैं। कीटभक्षी होते हैं, निफेंथिस, ड्रोसेरा, कलश पादप, जो कीटों से अपना नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। सभी प्रकार के वास स्थानों में इसके सदस्य हैं। सभी प्रकार के वास स्थानों का मतलब होता है जलीय स्थान, आपका मरुस्थलीय स्थान, फिर आपका गर्म वाला जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, फिर जो शीतोष्ण क्षेत्र है, फिर आपका हो गया जहाँ पे दलदल है वहाँ पे, है ना, बहुत सारे, मतलब जितने भी जगह आपको दिखाई देते हैं वहाँ पे ये आवृतबीजी पौधे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। द्विबीजपत्री में क्या होता है, जननांग पुष्प में होते हैं। अभी देखो यहाँ पे आया द्विबीजपत्री, तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री क्या होता है अभी हम लोग आगे समझते हैं। पुमांग एवं जायांग जो होते हैं वो क्रमशः पुंकेसर अथवा अंडप के समूह, कार्पल के समूह हैं, ठीक है। पुमांग जो है वो पुमांग जो होता है वो क्या होता है, मेल गैमेट का होता है। जायांग जो होता है वो फीमेल गैमेट होता है। इसमें क्या होते हैं, कार्पल और इनके समूह है। पुंकेसर जो होता है नर युग्मोद्भिद बनाता है। अभी मैंने आपको बताया जो पुमांग होता है वो क्या करता है, मेल गैमेट होता है, मतलब नर युग्मोद्भिद का निर्माण करता है। तथा जो अंडप जो होता है वो संगठित होकर जायांग, गाइनोशियम बनाते हैं। अंडप मतलब जो हो गया आपका अंडाशय में जो स्थित है वो क्या होता है, संगठित होकर जायांग बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, गाइनोशियम कहते हैं। जो अंडाशय है ना, ये जो अंडाशय, उसके बाद वर्तिका और वर्तिकाग्र, 3 ओवेरी बोलेंगे जिसको, स्टाइल बोलेंगे, और स्टेमा में विभेदित होता है। अंडाशय में उपस्थित जो बीजांड होता है, अर्थात ये जो निचला भाग होता है वो क्या होता है, भ्रूण कोश या स्त्री युग्मोद्भिद बनाता है। जो बीजांड होता है वही क्या करता है, स्त्री युग्मोद्भिद अथवा भ्रूण कोश का निर्माण करता है। आवृतबीजी में स्त्री धानियाँ जो होती है, आर्किगोनिया, वो प्रेजेंट नहीं होती। अनावृतबीजी पौधे में क्या होता था, स्त्री धानियाँ होती थी, प्रेजेंट होती थी, जिसमें क्या होता था, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती थी। लेकिन इसमें क्या होता है, आवृतबीजी पौधे में जो स्त्री धानियाँ है वो प्रेजेंट नहीं होगी। परागकण जायांग के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, मतलब जो स्टेमिन से क्या आता है, परागकण आते हैं, वो क्या करते हैं, ये हो गया आपका स्टिग्मा, यहाँ से आया परागकण, यहाँ गिर गया, परागकण वर्तिकाग्र पर गिरा, और परागकणों को वर्तिकाग्र से पहुँचाने का कार्य अनेक माध्यमों से होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि परागकण का कैसे होता है, स्वपरागकण होता है, परपरागकण होता है। स्वपरागकण खुद से आ जाता है, वायु के द्वारा आता है, कीट के द्वारा आता है, जल के द्वारा, पशुओं के द्वारा आदि माध्यम से जो परागकण हैं वो कहाँ पे आते हैं, वर्तिकाग्र के पास आते हैं। निषेचन के समय एक नर युग्मक अंड से, निषेचन जब होता है, फर्टिलाइजेशन जब होता है, तो नर युग्मक जो होता है वो क्या कहता है, नर युग्मक कहाँ से आया, परागकण के
जो होता है परागकण, परागण के माध्यम से परागकण जो होता है वो कहाँ पे आया, उसको नर युग्मविद बोलते हैं। वो कहाँ युग्मक आया, वो अंड से संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है। ये क्या होते हैं, परागकण जो होते हैं वो एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और जो बीजांड होता है वो भी हैप्लॉइड होता है। जब दोनों आपस में एक साथ संलयित हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं, जो अंततः भ्रूण में विकसित होता है। निषेचन के पश्चात जो बीजांड होता है, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तब जो ओव्यूल होता है बीज में विकसित हो जाता है, जो बीजांड होता है वो बीज में विकसित हो जाता है और अंडाशय भित्ति फल भित्ति बनाती है। तो जो अंडाशय भित्ति होता है पूर्व में, वो बाद में क्या बनाती है, फल भित्ति का निर्माण करती है। आवृत बीजियों का पादप काय जो होता है वो बीजाणुद्भिद होती है। आवृत बीजी का मतलब क्या होता है, जो आपको पता है कि आवृत बीजी का मतलब क्या होता है, तो उसका जो पादप काय होता है वो बीजाणुद्भिद होता है, मतलब कि स्पोरोफाइटिक दशा इसमें ज़्यादा प्रभावी होती है। संवहन उत्तक सुविकसित एवं जाइलन एवं फ्लोएम में विभेदित होता है। संवहन उत्तक का मतलब क्या होता है, आपको पहले ही पता है कि ट्रांसपोर्ट के लिए जो नलिकाएं प्रेजेंट होती हैं उनको क्या बोलते हैं, जो वेसल्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं। उनके भी अपने अपने अलग अलग कार्य हैं। तो इनमें जो क्या होता है, जो आवृत बीजी पादप होते हैं उनमें सुविकसित जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, विभेदित होता है। जाइलम वाहिकाओं में वाहिकाओं जाइलम तंतु तथा जाइलम पेरेन्काइमा द्वारा निर्मित होता है। जो जाइलम वाहिकाएं होती है वो कैसे कैसे निर्मित होती हैं, तो वाहिकाएं के द्वारा, जाइलम तंतुओं के द्वारा तथा जाइलम पेरेन्काइमा के द्वारा निर्मित होता है। फ्लोएम चालनी नलिकाओं, सहचर कोशिकाओं, फ्लोएम तंतु तथा फ्लोएम पेरेन्काइमा से बना होता है। जैसे जाइलम के जो पार्ट्स होते हैं वैसे ही फ्लोएम के पार्ट्स होते हैं। ओके, तो फ्लोएम के पार्ट्स क्या होते हैं, चालनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स बोलते हैं जिसको सहचर कोशिकाओं को, चालनी कोशिकाओं को बोलते हैं सिव सेल्स, सिव ट्यूब, और फ्लोएम तंतु को बोलते हैं फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा। फिर है वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल क्या होता है देखते हैं, यह एक वलय के रूप में व्यवस्थित होता है। वलय का मतलब होता है इस प्रकार की संरचना, क्या बोलना चाहिए, लहरनुमा संरचना को बोलते हैं वलयनुमा संरचना। तो संवहन पुल क्या होते हैं, पादप जो होते हैं, पादप में वलयनुमा संरचना में उपस्थित होते हैं द्विबीजपत्री पौधे में, अथवा भरण उत्तक ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए एक बीजपत्री में होते हैं। आवृत बीजी पौधे को ही क्या बोलते हैं, दो समूहों में एक बीजपत्री आवृत बीजी पादप और द्विबीजपत्री आवृत बीजी पादप में बांटा गया है। किसको, आवृत बीजी पादप को। तो देखते हैं आवृत बीजी पादप में दो प्रकार होते हैं, द्विबीजपत्री पादप और एक बीजपत्री पादप। तो द्विबीजपत्री पादप में क्या क्या होता है, लक्षणों के आधार पर उनमें प्रेजेंट जो लक्षण होते हैं उनके आधार पर हम उनमें विभिन्नताएं, जो विविधताएं होती हैं उनको हम देख सकते हैं। तो उनमें विविधताएं क्या क्या होती है देखते हैं। पहला है जड़ तंत्र। तो जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, मुसला जड़ तंत्र पाया जाता है ना। और आप एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं उनमें कैसा जड़ तंत्र पाया जाता है, तो अपस्थानिक जड़ तंत्र पाया जाता है। मुसला जड़ तंत्र क्या होता है, जो जिनके जो जड़ होती है वो क्या होती है, स्थल के जमीन मृदा में बहुत अंदर तक जा रहती है। और अपस्थानिक जड़ का मतलब क्या होता है, अपस्थानिक जड़ जो होती है वो भूमि के ऊपर में मृदा में पाए जाते हैं। इनका जो द्विबीजपत्री पौधे का जो जड़ तंत्र होता है वो क्या होता है, उसमें 2 से 6 संवहन पुल पाए जाते हैं। संवहन पुल मतलब वलयनुमा संरचना होती है, वो 2 से 6 की संख्या में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट है तना। तना के आधार पर क्या क्या विविधताएं होती है देखते हैं। इनका जो तना होता है वो प्रायः शाखित और काष्ठी होता है। द्विबीजपत्री पादप जो होता है उसका जो तना होता है वो कैसा होता है, शाखानुमा संरचना में, मतलब शाखित होता है, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं उनमें, इस प्रकार के ये हो गया, फिर ये ऐसा 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 निर्मित होता जाता है। और काष्ठी होता है, जो तना होता है, जो इसकी शाखाएं होती है वो बाद में लकड़ी में परिवर्तित हो जाती है। संवहन पुल वलय में सजे रहते हैं। संवहन पुल पाया जाता है जो लहरनुमा संरचना में होती है। भरण उत्तर कॉर्टेक्स एवं पित्त में विभेदित रहता है। जब हम लोग क्या करेंगे, कोशिकीय संरचना के बारे में पढ़ेंगे, पादप कोशिका संरचना के बारे में पढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा कि ये संवहन पुल कैसा दिखाई देता है और होता कैसा है। भरण उत्तक क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, पित्त क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको, ये होता है एपिडर्मिस, डर्मिस, कॉर्टेक्स, पित्त, इस टाइप की संरचना होती है पादप कोशिका में।
ठीक है, इस प्रकार से वो निर्मित हुआ रहता है। भरण उत्तक होता है, कॉर्टेक्स होते हैं, पीठ में विभेदित रहता है। संवहन पुल खुला अर्थात कैम्बियम युक्त होता है। संवहन पुल जो होता है वो कैसा होता है, खुला होता है, और ये हो गया, यहाँ से हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, कैम्बियम युक्त होगा। तने में संवहन बंडल आवरण विहीन होता है। जो संवहन बंडल होता है ना, जो ये सारे वलयनुमा संरचना, वो क्या होता है, आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एक बीजपत्रीय पौधे में तना कैसे होता है। इनका तना जो होता है वो अशाखित एवं अकाष्ठीय होता है। जो तना है वो क्या है, वो शाखा रहित नहीं होगा और अकाष्ठीय होता है, मतलब इनमें जो लकड़ी होता है वो नहीं होगा, है ना। फिर है संवहन पुल जो होता है वो कॉर्टेक्स में बिखरे हुए रूप में होते हैं। जो संवहन पुल होते हैं वो कैसा होता है, इनके कॉर्टेक्स में बिखरे होते हैं, अलग अलग स्थान पर होते हैं। इसमें वलयनुमा संरचना में होता है, लेकिन इसमें बिखरे हुए होते हैं। भरण उत्तक जो होता है वो कॉर्टेक्स एवं पीठ में विभेदित नहीं होता है। ठीक है, संवहन पुल बंद अर्थात कैम्बियम रहित होता है, इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है। संवहन पुल बंद होता है। इनके तने में प्रत्येक संवहन बंडल क्या होते हैं, दृढ़ोत्तक के बने होते हैं और दृढ़ोत्तक कोशिकाओं के बने होते हैं और ढके हुए होते हैं। फिर द्विबीजपत्रीय पादप और एक बीजपत्रीय पादप में पत्ती के आधार पर विविधता, पत्ती के माध्यम, पत्ती अलग अलग होती है, मतलब पत्तियाँ जो होती है वो उनके आधार पर क्या क्या विविधताएं पाई जाती है। तो पत्तियां जो होती हैं द्विबीजपत्रीय पादप के, वो क्या होती है, पृष्ठधारी होती हैं, और एक बीजपत्रीय पत्तियां जो होती हैं इनकी पादप की समद्विपार्श्वित होती है। जब हम लोग पादप के विशिष्ट, अभी हम लोग पढ़ेंगे लेसन 4 है आपका जंतु जगत, उसके बाद है लेसन 5 पुष्पीय पादपों में जो रूपांतरण होता है। तो उसमें हम लोग एक बीजपत्रीय पादप, दो बीजपत्रीय पादप, उसके बाद उसकी जो संरचनाएं होती हैं, मतलब पत्तियां, तने, शाखा, इनके बारे में हम लोग, जो जड़ हो गया है ना, ये पुष्प हो गया, इनके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। तब अब जाके आपको समझ में आएगा कि ये पृष्ठधारी क्या होती है, समद्विपार्श्वित क्या होती है ना। पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। देखना आप लोग, ये जो पत्तियां होती है उसमें पतला 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 ऐसा संरचना होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, जालिका युक्त संरचना, जो शिरा विन्यास। पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास का आकार होता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं उनमें क्या होता है, जालिकावत नहीं होता, छोटा छोटा नहीं होता, इस प्रकार का होगा। एक बीजपत्रीय पादप में पत्तियों की जो संरचना होगी, इसमें रंध्र की पृथक की आकृति के होते, वृक्क की आकृति के होते हैं। जो रंध्र पाया जाता है, छेद जो होता है, रंध्र मतलब होता है छेद, वो किसके आकार की, वृक्क के आकार की उपस्थित होती है। इसमें जो रंध्र होता है इसकी पत्तियों में, एक बीजपत्रीय पादप के, उसमें किस आकार का होता है, डमरू के आकार का, इस आकार का होता है। ठीक है, डमरू किस आकार का होता है भाई, इस आकार का होता है। ठीक, द्विबीजपत्रीय फिर हो गया आपका पुष्प के आधार पर विविधताएं देखते हैं हम लोग। पुष्प के आधार पर द्विबीजपत्रीय पौधे जो होते हैं वो पुष्प क्या होते हैं, चतुर्थयी या अथवा पंचतयी होते हैं। 4 वर्षों और 5 वर्षों तक वाला होता है चतुर्थयी अथवा पंचतयी बोलते हैं जिसको। इसमें पुष्प जो होते हैं वो त्रितयी होते हैं। चतुर्थयी और पंचतयी का मतलब होता है पत्तियां जो होती हैं, जो पेटल्स जो होते हैं उनका, है ना। भ्रूण जो होते हैं, इसके जो भ्रूण होते हैं वो द्विबीजपत्र पाए जाते हैं। जो भ्रूण होता है वो इस प्रकार का होता है, इसका जो भ्रूण होती है वो इस प्रकार की होती है। उदाहरण है द्विबीजपत्रीय पादप का आम, अमरूद, कटहल, खीरा, अरहर, चना आदि। और एक बीजपत्रीय पादप में उदाहरण है मक्का, गेहूँ, धान, घास, बाजरा, आर्किड आदि। इसको बोल सकते हैं हम लोग एक वर्षीय पादप या द्विवर्षीय पादप। अब देखते हैं आवृत्त बीजियों का जीवन चक्र। आवृत्त बीजियों का जो पादप काय होता है वो जड़, तना और पत्तियों में अलग विभेदित होता है। उसके जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या होता है, विभेदित होता है, या उसके वेजिटेटिव ऑर्गन बोलते हैं। जड़, तना, पत्ती, जहाँ से दूसरा पादप का निर्माण हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन। या फिर जो मतलब जो शरीर के लिए, जो उस बॉडी के लिए जो जरूरी होते हैं, जो सामान्य अंग होते हैं, उनको बोलते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन। इनमें क्या होता है, जनन अंग के रूप में पुष्प पाया जाता है, फ्लावर बनता है। ये सीमित वृद्धि वाला प्ररोह होता है ना। जो पुष्प होता है इसमें जनन अंग के रूप में क्या बनता है,
फ्लावर बनता है, पुष्प का निर्माण होता है। और पुष्प का निर्माण होने के साथ ये क्या होता है, सीमित वृद्धि वाला प्रारूप होता है। जिसका सूट होता है, मतलब इसका जो तना होता है वो क्या होता है, सीमित वृद्धि वाला होता है। एक पूर्ण विकसित पुष्प में 4 संरचनाएं होती हैं। जो पुष्प होता है उनमें 4 प्रकार की संरचनाएं होती है। क्या क्या है, सेपल्स जिसको बोलते हैं बाह्य दल, उसके बाद है दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। इसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु पर्ण। पुंकेसर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु पर्ण बोलते हैं। इनमें पराग कोष पाया जाता है, पोलन सैक होता है। और जो पुंकेसर होता है मतलब जो नर युग्मोद्भिद होता है उसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु पर्ण बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, पराग कोष होता है या फिर लघु बीजाणुधानी उपस्थित होता है। ठीक है, जिसमें परागण बनते हैं, पराग कण बनते हैं। क्या होता है, पराग कोष में ही क्या बनता है, पराग कण का निर्माण होता है। पराग कणों से नर युग्मक बनते हैं। जो पराग कण होते हैं वो आगे वृद्धि करके क्या करते हैं, नर युग्मक बनाते हैं। स्त्रीकेसर जो होता है वो गुरु बीजाणुपर्ण होता है। ये कहाँ बनते हैं, बीजांड में बनते हैं। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, बीजांड में होता है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, आवृतबीजी में फूल के जो स्त्रीकेसर होते हैं मतलब जो बीजांड में उपस्थित होता है, बंद होकर क्या बना देते हैं, अंडक का निर्माण करते हैं। इसका आधारी भाग क्या होता है, फूलकर अंडाशय इस प्रकार का होता है। ये संरचना तो जो आधार है ये है, वो क्या होता है, फूल जाता है, फूल कर क्या हो जाता है, अंडाशय का निर्माण करता है। ये अंडाशय का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसके अंडक के अग्रिम भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, है ना। मध्य भाग जो अंडाशय तथा वर्तिकाग्र को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, स्टाइल या वर्तिका बोलते हैं। इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र और इसको बोलते हैं बीजांड। पुष्पीय पादप पे परागण जो होता है वो वायु, जल, कीट, पक्षी, चमगादड़ आदि की सहायता से होता है। जो पराग कोष होता है वो क्या करता है, उसके फटने के बाद जो पराग कोष होता है, जहाँ पे जिसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर होता है, उसको पराग कोष होता है, पराग पोलन सैक होता है। उसमें से क्या होता है, जब वो फूट जाता है तब उसमें से जो पराग कण होते हैं वो बाहर निकलते हैं। और बाहर निकल के कहाँ जाते हैं, वो किसी भी माध्यम से बाहर आकर कहाँ पहुँच जाते हैं, वर्तिकाग्र में पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे क्या करते हैं, वर्तिकाग्र में पहुँचने के बाद वर्तिका से होते होते वो बीजांड में चले जाते हैं और अंड से क्या होते हैं, संलयित हो जाते हैं। और संलयन होने के पश्चात क्या होता है, भ्रूण कोश में स्थित जो अंड होता है उससे जो नर युग्मक अर्थात जो आपका परागकण होता है वो क्या होता है, संलयित हो जाता है और क्या होता है, जायगोट बनाते हैं। भ्रूण कोश द्वितीयक केंद्रक तथा नर युग्मक के मिलने से प्राथमिक जो भ्रूण कोश होता है वो केंद्रक बनाता है, युग्मनज बनाता है। जायगोट से भ्रूण और प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक से भ्रूण पोष बनाता है। अध्यावरण से बीज चोल बनता है। जो इनर इंट्यूगमेंट होता है, जो आपका बीजांड का इनर इंट्यूगमेंट होता है, अंदरी अध्यावरण जिसको मतलब जो अंदर का लेयर होता है उससे क्या बनता है, बीज चोल बनता है, सीड कोड बनता है। बीजांड से बीज और अंडाशय से फल बनता है। जो बीजांड होता है ना, ये क्या हो गया, बीजांड हो गया, इससे क्या बनेगा, बीज बनता है इसमें। और अंडाशय जो होता है जिसके अंदर बीजांड उपस्थित होता है उस अंडाशय से क्या निर्मित होता है, तो उस अंडाशय से फल का निर्माण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म में बीज जो होता है वो फल के अंदर होता है। चित्र में एंजियोस्पर्म के जीवन चक्रों को दर्शाया गया है, देखते हैं कैसे। ये है आपका देखो एलिस फ्लावर, इसमें है कार्पल और ये है एंथर। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रो मदर सेल, मैक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। ये क्या होता है, फ्लावर में क्या पाया जाता है आपका, यहाँ हो गया स्टिग्मा मतलब हो गया वर्तिकाग्र, फिर स्टाइल हो गया, ये ओवेरी हो गया। ओवेरी में क्या होता है, भ्रूणपोष होता है जिसमें जाके आपका क्या मिलता है, परागकण जाके संलयित हो जाता है। ठीक है, परागकण गया, ये एंथर है, यहाँ से एंथर में से स्टेमिन है, स्टेमिन जो होता है वो कहाँ चला जाता है, उड़ के क्या करता है, परागण के माध्यम से वर्तिकाग्र में पहुँच जाता है। और जब दोनों के उसमें पहुँचने के बाद वो अंड से मिल जाता है और दोनों के मिलने के पश्चात क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन के पश्चात क्या होता है, 2n जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट से भ्रूण, जायगोट से एम्ब्रायो का निर्माण होता है भ्रूण का। भ्रूण जो होता है वो कैसे होता है, जो
अंडाशय होता है उसका जो बाहरी भाग अध्यावरण जो होता है वो क्या करता है, सीड कोड का मतलब बीज के बाहरी आवरण का निर्माण करता है। और एक साइड हो गया एंडोस्पर्म, इसको बोलते हैं एम्ब्रायो। फिर ये जो क्या होता है, बड़ा होता है, फिर ये जर्मिनेट करता है और नए पादप का निर्माण कर लेता है। ये जो बीजांड होता है इसमें किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, और इसके से बाहर जो अंडाशय होता है वो उसके फल का निर्माण करता है। अर्थात हमको पता चला कि जो बीज होता है वो क्या होता है, फलों के अंदर होता है, किसमें, आवृतबीजी पादप में। अगर इसको हम लोग ऐसे समझें, रेखित भाषा में समझें, अगर आपको कभी पूछा गया आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आवृतबीजी पादप जो होता है उसका जीवन चक्र कैसा होता है, तो आप एक रेखित माध्यम से भी बता सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं और आप बहुत लेंदी लिखते हैं तो जब चेकर होता है वो क्या करता है, इस रेखित फॉर्म को पहले देखता है और जान लेता है कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, डायरेक्ट दिख रहा है। देखो जैसे इसमें लिखा है प्लांट विथ रूट स्टेम एंड लिव्स, एक स्पोरोफाइट प्लांट है जिसमें क्या है, विभेदित प्लांट है जिसमें क्या बीजाणु विद्ध प्लांट हो गया, जिसमें क्या है, प्लांट में रूट स्टेम और लीव्स पाए जाते हैं। ठीक, उसमें क्या हो गया, फ्लावर हो गया। फ्लावर में एक फ्लावर में कार्पल है, एक में स्टेमिन है। कार्पल का मतलब क्या हो गया आपका, बीजांड जिसमें होगा ओवेरी पाया गया, अंडाशय, ओवेरी में ओव्यूल हो गया जिसमें क्या बना, गुरु बीजाणु धानी बना, और इसमें क्या हो गया, लघु बीजाणु धानी, किसमें, स्टेमिन में। फिर इसमें मेगास्पोर हो गया मदर सेल, और इसमें हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर मेगास्पोर और पोलन ग्रेन जो होता है वो क्या करता है, फीमेल गेमिटोफाइट और मेल गेमिटोफाइट का निर्माण करते हैं। फिर ये दोनों क्या हो गए, एक सेल, ये क्या हो गए, दोनों ज्वाइंट हो गए, और ज्वाइंट होने के पश्चात क्या करते हैं, संलयित होकर एम्ब्रायो से जर्मिनेट होकर दूसरे प्लांट का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें ये क्या हो गया, 2 पोलर न्यूक्लियस बना, एक्सेल बना 2। इससे क्या हो गया, देखो इस प्रकार अगर समझाओगे आप उसमें, तो इसमें क्या हो गया, स्पोरोफिटिक जर्मिनेशन हुआ एक बार, और एक बार हुआ गैमिटोफिटिक। एक बार क्या होता है, बीज को आप डायरेक्ट डाल दिया, उससे क्या हो गया, नए पादप का निर्माण हुआ। लेकिन बीज को डालने के ये हो गया एक विधि, और दूसरा हो गया कि परागकण के माध्यम से विधि होना। ठीक है, तो ये 2 विधियां होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, द्विलिंगी जनन बोलते हैं, मतलब दो माध्यम से लैंगिक जनन होता है, इसमें 2 जनन होती है। ठीक है, इसके पश्चात क्या हो गया, पहला जो पुष्पीय पादप होता है जिसका मुख्य पौधा क्या होता है, स्पोरोफिटिक होता है, मतलब बीज युक्त होता है, या द्विगुणित होता है, 2x होता है, अगुणित अथवा गैमेट्स के रूप में भी होती है। फल का जो बनना होता है, जिसमें फल का निर्माण होता है, वो बीज के प्रकीर्णन में सहायक होता है। जिस पादप में क्या होता है, अंडाशय जो होता है वो फल का निर्माण, अंडाशय जो हो गया वो फल का निर्माण कर लिया, तो फल जो होता है वो किसके लिए आवश्यक होता है, तो प्रकीर्णन में, बीजों का। जब फल होता है, फल जो होता है उसके अंदर बीज होता है, तो क्या होता है, फल उसकी सुरक्षा करता है बीज का। फिर जब फल पूर्ण में पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, और उसके अंदर का जो बीज भी परिपक्व हो जाता है, तो फल टूट के गिर जाता है, या फलों के माध्यम से बीजों का एक जगह से दूसरे स्थान पर प्रकीर्णन हो जाता है। गूदेदार पका फल जो होता है वो जंतुओं के खाने के लिए आकर्षित करता है। अगर आप देखो अच्छा फल देखोगे, आपको पेड़ के ऊपर दिखाई देगा, तो आप उसको लेंगे, खाएंगे। वैसे और अन्य जो जानवर होते हैं उन लोग भी उनको खाते हैं, वो रंग बिरंगा सुंदर सा दिखता है, इसलिए तो वो क्या, फल जो होते हैं वो रंग बिरंगा और आकर्षित होने के कारण सारे जंतुओं को आकर्षित करते हैं, और आकर्षित होने के पश्चात जब जंतु उनको ग्रहण करते हैं तो जो बीज होते हैं उनको यथावथा कहीं पे भी फेंक देते हैं। जब आप कोई भी फल खाते हैं उसके बीजों को कहीं पे भी फेंक देते हैं, तो उसको अगर उचित वातावरण मिलता है, उचित क्या बोला चाहिए आपको, एनवायरनमेंट मिलता है, उसको मृदा सही मिलता है, मिट्टी सही से मिलता है, तो वो क्या कर लेता है, जर्मिनेट कर लेता है उस बीज को, वो बीज जो होता है ना। और जंतुओं में माध्यम से क्या होता है, कभी कभी अगर बीज खा भी लिए तो वो क्या होगा, मल के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, उत्सर्जन जब होता है उसके पश्चात वो प्रकीर्णित हो जाएगा। ठीक है, जंतुओं के शरीर से चिपकने के लिए छोटी छोटी कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती है। हवा में उड़ने के लिए पेपस पाए जाते हैं। प्रकीर्णन के लिए और कौन कौन से तरीके होते हैं, तो प्रकीर्णन के लिए फलों के क्या होती है, बहुत सारी संरचनाएं निर्मित हो जाती है जिससे उनमें प्रकीर्णन में आसानी होती है। तो छोटे छोटे रोमिल संरचना होते हैं, कांटेनुमा संरचना होते हैं, जो आपकी बॉडी से या फिर जंतुओं से चिपक जाती है और कहीं पर भी जाके प्रकीर्णित हो जाती है, जर्मिनेट हो जाती है। वैसे ही कुछ जो पंख होते हैं उसमें, जैसे आप देखेंगे मुनगा के बीच में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, पेपस बोलते हैं। वैसे बहुत सारी बीजें होती हैं जिनमें इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, पेपस बोलते हैं। वो पंख
नोक अथवा पानी में तैरने के लिए उपयुक्त होती हैं। प्रकीर्णन के पश्चात जब नर स्थल पर पहुंचता है वो बीज अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित हो जाता है और आवृत बीज के नए स्पोरोफिटिक का विकास हो जाता है। अभी हम लोगों ने देखा था युग्मक संलयन और त्रिक संलयन, है ना। ये क्या होता है, इसमें जो अंतर होता है देखते हैं। युग्मक संलयन ये सभी लैंगिक जनन को प्रदर्शित करने वाले जीवों में संपादित होता है। जितने भी जीव जो होते हैं जिनमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है, जितने भी पादप, उनमें ये संपादित होता है। यह केवल आवृत बीजी पौधे में होता है। त्रिक संलयन जो होता है वो किस में होता है, सिर्फ आवृत बीजी पौधे में होता है। युग्मक संलयन जो होता है वो निषेचन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है, दोनों आपस में संलयित होते हैं और संलयित होने के पश्चात द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं। ये क्या होता है, सामान्य निषेचन से नहीं बल्कि द्विनिषेचित प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जो द्वितीयक नर युग्मक अंड से न संयुक्त होकर केंद्रीय कोशिका से स्थित ध्रुव केंद्रक से n+n से संलयित होता है, जिसे क्या बोलते हैं, त्रिक संलयन बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, ये सामान्य निषेचन नहीं होता है, पहला चीज। दूसरा चीज, इसमें ये क्या होता है, द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, द्वितीयक जो नर युग्मक होता है, पहले क्या होगा, स्टेमिन हो गया, फिर वो द्वितीयक नर युग्मक का निर्माण करता है। ये क्या करता है, फिर ये अंड से संयुक्त नहीं होता है, पहले तो अंड से संयुक्त नहीं होता, फिर ये क्या करता है, केंद्रीय कोशिका जो होती है, केंद्रीय कोशिका मतलब जो मिड का सेल होता है, उसमें क्या करता है, ध्रुवीय केंद्रक जो होता है उससे n+n संलयित होता है, जिसे क्या बोलते हैं, त्रिक संलयन बोलते हैं। और युग्मक संलयन में क्या होता है, जो भ्रूण का निर्माण करता है। त्रिक संलयन में उत्पाद जो होता है वो त्रिगुणित होता है, जिससे भ्रूण कोश का निर्माण होता है। फिर है ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्लासिफिकेशन क्या होता है, एंजियोस्पर्म में मतलब आवृत बीजी पादप में वर्गीकरण कैसे होता है देखते हैं। तो वर्गीकरण किस आधार पर होता है, समानताएं और विविधताएं, समानता या फिर असमानता भी बोल सकते हैं या उसको विविधताएं भी बोल सकते हैं। उनके लक्षणों के अनुसार विविध समूहों में विभेदित करता है। इसको कितने समूहों में बांटा गया है, तो 2 समूहों में बांटा गया है, द्विबीजपत्रीय पादप और एक बीजपत्रीय पादप। द्विबीजपत्रीय पादप जो होता है उसमें क्या होता है, मूसला जड़ तंत्र प्रणाली होता है, पत्तियां जो होती हैं वो जलिकावत सिरा विन्यास वाली होती हैं, और क्या होता है, पुष्प जो होते हैं टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस होते हैं, 4 या फिर 5 पेटल्स वाले होते हैं। भ्रूण जो होते हैं उनमें द्विबीजपत्री उपस्थित होता है, महत्वपूर्ण लक्षणों के रूप में पाए जाते हैं। इस तरह जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अपस्थानिक जड़ें के साथ जो पत्तियां होती है उसमें समांतर सिरा विन्यास पाए जाते हैं। पुष्प जो होते हैं वो त्रितयी होते हैं, और जो बीज होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, एक बीज जो होते हैं उनमें एक बीजपत्र उपस्थित होता है ना। पौधे उनके जो लक्षण के आधार पर विभिन्न समूहों में रखना ही पादप, उनका जो लक्षण होता है पादपों को, उनको उनके आधार पर अलग अलग वर्गीकृत करना ही क्या कहलाता है, पादप वर्गीकरण कहलाता है। पादप वर्गीकरण का अध्ययन किसने किया था, टैक्सोनॉमी, टैक्सोन ने, वर्गीकी ने के अंतर्गत किया जाता है। वर्गीकी जो होता है वो जैविक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधे एवं जंतुओं की पहचान, नामकरण मतलब आइडेंटिफिकेशन, नोमेनकल्चर एवं वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया जाता है। पौधों को विभिन्न समूहों एवं अच्छा, अभी हम लोगों ने वर्गीकरण पढ़ा था, उसके हम लोगों वर्गीकरण क्यों किया जाता है ये सारी चीज़ें तो हमको पता है। इसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। शब्द का उपयोग, टैक्सोनॉमी शब्द का उपयोग किसने किया था, फ्रेंच वनस्पतिज्ञ मतलब फ्रेंच के वनस्पति बॉटनिकल साइंटिस्ट से, बॉटनिस्ट थे, है ना, A.P.D. कैंडोले, जिनका नाम क्या था, A.P.D. कैंडोले। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, एक पुस्तक की रचना की थी, उसमें क्या किया था, थ्योरी एलिमेंटियरी डी लॉ बॉटनिक। उस बुक का नाम क्या था, थ्योरी एलिमेंटरी डी लॉ बॉटनिक। इस पुस्तक में उन्होंने सन 1813 में किया था। उसमें बताया कि टैक्सोनॉमी के द्वारा ही पौधे को एक निश्चित अथवा योजनाबद्ध सिस्टमैटिक ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। अतः वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत टैक्सोनॉमी का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक बॉटनी कहते हैं।
आवृतबीजी पौधों का आर्थिक महत्व। आवृतबीजी पौधे को किस रूप में लिए देखा जाता है? भोजन के रूप में। पुष्पीय पादप जो होते हैं हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत होते हैं। जितने भी पुष्पीय पादप होते हैं उनको हम लोग किसी न किसी रूप में भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये अनेक खाद्य पदार्थ अर्थात अनाज, दालों, फलों, सब्जियों, मसालों तथा पेय पदार्थों के उत्पादन का स्रोत होते हैं। हम लोग अपने खाद्य पदार्थ में जितनी भी चीज़ें, जितने भी पदार्थ सम्मिलित करते हैं वो सारे पदार्थ किससे प्राप्त होते हैं? किसी न किसी विधि में पेड़ पौधों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो वो जो पेड़ पौधे होते हैं वो किस रूप में होते हैं? मैक्सिमम जो होते हैं वो आवृतबीजी पुष्पीय पादप होते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं अनाज, दाल, फल, सब्जियां, मसाले, ये क्या है? हमारे जीवन का मुख्य आहार है। और क्या है? गेहूं, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। चावल, ओराइजा सटाइवा। मक्का, जिसको बोलते हैं जिया मेज। जौ है हार्डियम वल्गेर। जई है एवेना सटाइवा आदि को प्रदान करती हैं। जो दालें हैं जैसे कि अरहर है ना, चना, मटर को क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइवम बोलते हैं बॉटनिकल नेम आदि के रूप में प्रोटीन आहार प्राप्त होते हैं। फल लेते हैं हम लोग, फल क्या होते हैं? आवृतबीजी पादप से ही मिलते हैं, है ना, जैसे कि सेब, अनार, अंगूर, केला, अमरूद, नाशपाती, तरबूज। इसमें क्या होता है? विटामिन होता है, जो विटामिन हमारे शरीर के लिए खनिज एवं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं, है ना। ये देखना आप लोग आम खाते हैं, सेब खाते हैं, है ना, तरबूज खाते हैं, इनमें जो बीज होता है वो क्या किसके अंदर होता है? मतलब के फल के अंदर होता है, अर्थात जो फल होता है वो अंडाशय से निर्मित होता है और जो बीज होता है वो बीजांड से निर्मित होता है। अखरोट, बादाम, काजू आदि भी उच्च कैलोरी युक्त श्रेष्ठ पदार्थ की श्रेणी में माने जाते हैं। और ये सारे चीज़ें कहाँ से मिलते हैं? तो आवृतबीजी पौधे के फल से प्राप्त होते हैं। खाद्य तेल, है ना, मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, नारियल आदि का तेल जो निकाला जाता है, जो हमारे जीवन में उपयोगी होता है, वो भी किससे मिलते हैं? आवृतबीजी पादप से। आवृतबीजी पादप से हम लोग कौन कौन से मसाले यूज़ करते हैं वो भी हमको पता है, जैसे धनिया, जीरा, इलायची, जायफल, मिर्च, लौंग, करी पत्ता एवं काली मिर्च, जितने भी होते हैं वो सारे चीज़ कहाँ से मिलते हैं? तो आपको आवृतबीजियों से ही प्राप्त होते हैं। अनेक प्रसिद्ध पेय पदार्थ, बेवरेजेस जैसे चाय, कॉफ़ी, कोक आदि पुष्पीय पादपों से प्राप्त होते हैं। मेडिसिन्स भी प्राप्त होती हैं, जैसे कि हमारा जो भारत है इसमें आयुर्वेद की जो शिक्षा होती है, फिर आयुर्वेदिक जो दवाइयों का यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं वो किनसे प्राप्त होती हैं? जो विभिन्न आवृतबीजी पादप होते हैं उनसे प्राप्त होती है, पादपों से, जैसे कि एकोनिट, बेलाडोना, जैन, अश्वगंधा, सर्पगंधा, वासक, गिलोय। आप लोगों ने गिलोय का नाम अभी कोविड के टाइम में सुना ही होगा। कोविड में क्या करते थे? गिलोय का काढ़ा बना के पीते थे, है ना। इमारती लकड़ी, टिम्बर, बहुत से द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं उनके तने जो होती हैं इमारती लकड़ियाँ मतलब कि बहुत ही अच्छी लकड़ियाँ जो होती हैं जिनका यूज़ बहुत अच्छे चीज़ों के बनाने के लिए किया जाता है, जो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, जैसे कि साल, ओक, शीशम, चंदन आदि। और बहुत सारे यूजेस होती हैं इन लकड़ियों की। आप लोगों ने चंदन की लकड़ी के बारे में सुना ही होगा। अभी आप लोगों ने मूवी देखा था पुष्पा, इसमें क्या बताया था? लाल चंदन की तस्करी के बारे में बताया था। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? इमारती लकड़ी बोल सकते हैं। और अन्य यूजेस भी होती है, इनका अन्य आर्थिक महत्व भी होता है, जैसे कि दैनिक जीवन में जितने भी उपयोगी सामग्री होती है, जितना भी हम लोग दैनिक जीवन में पौधों से प्राप्त चीज़ों का यूज़ करते हैं, उन सब में पादप से, आवृतबीजी पादप से ही मिले कुछ ना कुछ चीज़ होती हैं, जैसे कि कागज, रबड़, पीड़ानाशी तेल, तंबाकू, सब कहाँ से प्राप्त करते हैं हम लोग? आवृतबीजी पादप से प्राप्त करते हैं। शक्कर से गन्नों से शक्कर बनाया जाता है। हजारों प्रजातियों के उपयोगी सजावटी पौधों के रूप में उद्यानों में किया जाता है। लाइफ साइकिल इन प्लांट किंगडम, पादप जगत का जीवन चक्र क्या होता है देखते हैं कैसे होता है। पादप जगत का जीवन चक्र 3 प्रकार का होता है। पहले हम लोग देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसमें बताया क्या है। किसी जीव के जीवन की वे सभी क्रमिक अवस्थाएं जो होती हैं वो एक जाइगोटिक पीढ़ी से दूसरी जाइगोटिक पीढ़ी के बीच में आती है। जाइगोटिक पीढ़ी से क्या मतलब है? पहला चीज़ है, देखो जीवन की वो सभी क्रमिक अवस्थाएं बोल रहे हैं। क्रमिक अवस्थाएं का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई जंतु या फिर जितने भी जीव जंतु होते हैं वो एक क्रमिक
वृद्धि करते हैं, जैसे कि आप कैसे वृद्धि करते हैं? क्या आप ऐसे ही बड़े से पैदा हुए हैं क्या? तो नहीं, आप धीरे धीरे आप छोटे से बच्चे थे, उसके पहले भी जो 9 मंथ आप लोग गर्भ में होते हैं उनमें भी क्रमिक गति होती है। आप लोगों ने क्लास कैसे पढ़ा? KG 1 2 3, फिर क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप लोगों ने तो ऐसा नहीं कि आप लोग पहले 10 पढ़ लिए, फिर 7th पढ़ लिए, फिर 8 पढ़ लिए, नहीं, क्रमिक गति होता है। तो जीवों में भी जो जीवन चक्र होता है उसमें भी क्रमिक वृद्धि होती है, क्रमिक विकास होता है। इसमें क्या होता है, एक जाइगोटिक पीढ़ी से दूसरे जाइगोटिक पीढ़ी में, मतलब एक वंश का निर्माण होता है, एक वंश का फॉर्मेशन होता है, देन उसके पश्चात क्या होता है, दूसरे वंश का फॉर्मेशन। तो जाइगोटिक का मतलब होता है युग्मक, युग्मक निर्माण, एक युग्मक निर्माण की पीढ़ी से दूसरे जाइगोटिक पीढ़ी के बीच आती, समेकित रूप से उसका जीवन चक्र चलता है। जीवन चक्र की अवस्थाओं को पूर्णता में अगुणित एवं द्विगुणित अवस्थाओं के अंतराल की स्थिति अर्थात अधिकता या न्यूनता या उनके अनुपात की स्थिति के अनुसार जीवन चक्र पैटर्न्स कहा जाता है। अब क्या होता है, आप जाइगोटिक पीढ़ी तो समझिए। अब जाइगोटिक पीढ़ी जो होता है उसमें भी अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं होती है। अगुणित अवस्था होती है, द्विगुणित अवस्था होती है। तो अगुणित अवस्था जो होती है उसके पश्चात द्विगुणित अवस्था होती है। लेकिन कौन से जीव में अगुणित अवस्था प्रभावी है, कौन से जीव में द्विगुणित अवस्था प्रभावी है, या कौन से में न्यून है, उनके आधार पर हम लोगों ने इनको जीवन चक्रों को कई अलग अलग भागों में विभाजित किया है, विभक्त किया है। तो पहला है हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र पैटर्न। ऐसे जीवन चक्र को प्रदर्शित करने वाले जो सदस्य होते हैं युग्मोद्भिद या अगुणित अवस्था होते हैं। हैप्लॉन्टिक का मतलब होता है हैप्लॉइड अवस्था, एन अवस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है, जीवन चक्र को सभी जो होते हैं युग्मोद्भिद या अगुणित होते हैं। युग्मक जो होते हैं मतलब क्या बोलते हैं, गैमेट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका हैप्लॉन्टिक। युग्मक का निर्माण कैसा होता है, अगुणित होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, युग्मोद्भिद या अगुणित या फिर दीर्घकालिक होता है। जबकि बीजाणुद्भिद अवस्था जो होता है वो क्या होता है, द्विगुणित होता है। जो बीजाणु, जिनमें बीजाणु का निर्माण होता है वो द्विगुणित अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन ये अल्पकालिक होती है। जो हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र होता है उसमें पहले अगुणित अवस्था होती है, इसको युग्मोद्भिद अवस्था बोलते हैं, ये दीर्घकालिक होती है। देन उसके पश्चात क्या होता है, स्पोरोफिटिक अवस्था आता है, बीजाणु निर्माण की क्रिया होती है, बीजाणुद्भिद होता है तो उसमें जो अवस्था होती है वो डिप्लॉन्टिक होती है, मतलब द्विगुणित अवस्था होती है और ये अल्पकालिक होती है तथा केवल जाइगोट के द्वारा व्यक्त की जाती है। इस प्रकार के जीवन चक्रों को जीव का जो मुख्य सुकाय होता है वो अगुणित होता है, जो मुख्य पादप का निर्माण होता है वो अगुणित होता है। उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास, ल्यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कायरा, उडोगोनियम आदि में इस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। देन उसके पश्चात है डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र, द्विगुणित जीवन चक्र। इस प्रकार में क्या होता है, कायिक अवस्था जो होता है वो द्विगुणित होता है, जो बॉडी स्ट्रक्चर वाला जो फेस होता है उसका वो क्या होता है, डिप्लॉन्टिक होता है, 2n वाला होता है। और स्पोरोफिटिक जो होता है वो ये स्पोरोफिटिक होता है, जबकि अगुणित अवस्था जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है और केवल युग्मकों के द्वारा व्यक्त होता है। इन युग्मकों का निर्माण किसके माध्यम से होता है, अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से होता है। इस प्रकार में पीढ़ी एकांतरण द्विगुणित 2n अवस्था जो होती है, इसमें द्विगुणित अवस्था क्या होती है, प्रभावी होती है अर्थात दीर्घकालिक होती है। उदाहरण है फ्यूकस, सारगमस, कोडियम आदि शैवाल में आवृत बीजी एवं नग्न बीजियों में प्रदर्शित होते हैं। फिर है हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र। इस प्रकार के जीवन चक्र में गैमेटोफिटिक पीढ़ी तथा स्पोरोफिटिक पीढ़ी जो होता है वो एकांतर क्रम में न होकर एक क्रम में अत्यल्प समय का ना होकर सुनिश्चित दीर्घ अंतराल तक का होता है। और पादप का जो होता है वो अगुणित हो तो उसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र, और उदाहरण ब्रायोफाइटस। और यदि पादप का स्पोरोफिटिक हो तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार का कहते हैं। उदाहरण है टेरिडोफाइटस, एक्टोकॉर्पस आदि। एक्टोकॉर्पस एवं टेरिडोफाइटस में स्पोरोफिटिक एवं गैमेटोफिटिक पीढ़ी जो होते हैं वो पौधे में स्वतंत्र होते हैं, अतः ये सुस्पष्ट पीढ़ियों का एकांतरण प्रदर्शित करता है। अर्थात पादप चक्र में 3 प्रकार के इस सब चीज़ों से के पश्चात हम लोगों ने देखा कि पादप चक्र जो होता है जीवन चक्र, उसमें 3 प्रकार की अवस्थाएं हो सकती है, हैप्लॉन्टिक अवस्था, डिप्लॉन्टिक अवस्था और हैप्लोडिप्लॉन्टिक अवस्थाएं। इसके पश्चात हमारा जो
अध्याय 3 है पादप जगत। इनके जो सारे टॉपिक्स थे अनावृत्तिबीजी पौधे और आवृत्तिबीजी पौधे के रूप में, और जितने भी विभाजन हुआ था उसके अनुसार हम लोगों ने सारे लक्षण, सारे जीवन चक्र, सारे क्या बोलते हैं उनके उदाहरण, उनके जीवन चक्र हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आई होप आपको अध्याय 3 पादप जगत आपको क्लियर हो गया होगा। इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका सिलेजिनेला का जीवन चक्र बताइए, म्यूकस का जीवन चक्र बताइए, सिलेजिनेला का जीवन चक्र बताइए, है ना। और क्या बोलते हैं आप लोगों ने जैसे साइकस का पढ़ा, पाइनस का पढ़ा, फिर पढ़ा आप लोगों ने आवृत्तिबीजी और अनावृत्तिबीजी पौधे में अंतर पढ़ा, है ना। त्रिक संलयन क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा। फिर पादप जगत में जो आपका ये जो होता है अवस्थाएं जो होती है हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक और हेप्लोडिप्लॉन्टिक, ये कैसे होती हैं इसके बारे में पढ़ा। तो इनके जीवन और जितने भी अंतर पढ़ा, जिसका पादप जगत के पूर्व में टेरिडोफाइट्स वगैरह कुछ जितने भी आप लोगों ने पढ़ा उनके बीच में अंतर आपको पूछ सकता है। इन सारे टॉपिक्स के साथ ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके क्लियर होते हैं। आई होप आपको अध्याय 3 समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही अध्याय 3 हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है। अगले अध्याय 4 जंतु जगत के लिए हमसे जुड़े रहिए सीजी शिक्षा ऐप के माध्यम से। धन्यवाद।